सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। तो आज हम इसमें जानेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके सब टॉपिक जो भी हैं। तो सबसे बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एंड ओवरव्यू। व्हाट इज एन इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस refers to the commercial transaction जैसे सेल्स, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक एक्सेट्रा दैट टेक प्लेस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। इसमें क्या हो गया कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो क्या हो जाता है कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमर्शियल ट्रांजेक्शन? सेल्स हो गई, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स हो गए। उनको नेशनल बॉर्डर्स के आर पार करने में जो हेल्प करता है वो हो जाता है अपना इंटरनेशनल बिजनेस। These activities can involve individual companies, government and और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो एक्टिविटीज होती है वो किसके द्वारा की जाती है? अपने क्या हो गया, क्या नाम से, इंडिविजुअल हो गया, कंपनीज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनके द्वारा। ठीक है। अब अपन इसके बाद अपन देखते हैं कि टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपना एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। सेकंड आता है टर्नकी प्रोजेक्ट। थर्ड आता है जॉइंट वेंचर लाइंस। चौथा आ जाता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। पांचवा आ जाता है एफडीआई जो होते हैं, और छठा आ जाता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, तो ये अपने होते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। अब इस टाइप्स को अपन एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डिटेल में सबसे पहले क्या आ रहा है अपने पास। zoom कर देना इसको। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहले आ जाता है अपना एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग मींस सेलिंग डोमेस्टिक गुड्स टू फॉरेन मार्केट्स। कि जो इस एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिक गुड्स जो होता है उनको फॉरेन मार्केट में सेल करना। ठीक है। और इंपोर्टिंग का मतलब है परचेज करना, ये तो सब आप अपन को जानते हैं। ठीक है ना। फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया? इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल टू यूरोप। ठीक है। ये जो इंडिया होता है वो सऊदी अरेबिया से तो क्रूड लेता है और एक्सपोर्ट क्या करता है? टेक्सटाइल किसको? यूरोप को। लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग, नेक्स्ट टाइप आ जाता है लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग। इसमें क्या होता है? गिविंग फॉरेन फर्म्स द राइट टू यूज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या होता है, जो एक कंट्री होती है वो दूसरी कंट्रीज को क्या 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 देता है? उसके पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क को, उसके टेक्नोलॉजी को यूज करने का राइट देता है। ठीक है। और फ्रेंचाइजिंग क्या हो जाता है? एक्सटेंडिंग अ बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड इंटरनेशनली। कि जो एक बिजनेस मॉडल होता है वो उसको अपनी ब्रांड को इंटरनेशनली इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करना है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी ऑपरेट्स इन 100 कंट्रीज। की जो मैकडोनल्ड्स है उसकी फ्रेंचाइजी मोर देन 100 कंट्रीज में चलती है। नेक्स्ट आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इन्वेस्ट डायरेक्टली इन प्रोडक्शन और बिजनेस ऑपरेशन इन अनदर कंट्री। कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपना क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, बिजनेस करती है, उसको क्या कहते हैं अपन? एफडीआई से आते हैं। जैसे कि हुंडई हैज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु, इंडिया। ये जो हुंडई है ये शायद मेरे से जैपनीज कंपनी है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु, इंडिया के अंदर अपने। ठीक है। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर लाइन्स। ठीक है। ये पार्टनरशिप बिटवीन अ डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म टू शेयर रिसोर्सेज एंड मार्केट्स। कि अगर एक का जैसे अपना एग्जांपल है टाटा स्टारबक्स। ठीक है, कि जो टाटा है और स्टारबक्स ने अपना जॉइंट वेंचर किया है, तो स्टारबक्स को टाटा का नहीं है, बट इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर अलायंस एक तरीके का, जिसमें क्या हुआ है कि टाटा ने अपने रिसोर्सेज को, मार्केट को स्टारबक्स के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट आता है टर्न की प्रोजेक्ट। ए फॉरेन कंपनी सेट्स अप अ प्लांट और सिस्टम एंड हैंड्स इट ओवर आफ्टर कंप्लीशन। ये जो फॉरेन कंपनी होती है वो प्लांट सेट करती है किसको? प्लांट और सिस्टम को, और उसके कंप्लीट होने के बाद उसको हैंड ओवर कर देती है दूसरी कंपनी को। जैसे इंडियन कंपनी बिल्डिंग ऑयल रिफाइनरीज इन मिडिल ईस्ट। जो इंडियन कंपनी होती है वो मिडिल ईस्ट में ऑयल की रिफाइनरी करती है। ठीक है, और वहां पे वो किसको सप्लाई कर देती है वापस? मिडिल ईस्ट वाली कंपनीज को या फिर मिडिल ईस्ट के लोगों को, गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। One company provides managerial expertise to operate a business in another companies। एक कंपनी होती है वो अपनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है किसको? एक दूसरे बिजनेस का, दूसरी कंपनी के, दूसरे देश के बिजनेस को मैनेज करने के लिए। जैसे मेरिट्स मैनेज होटल ग्लोबली थ्रू सच कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो मेरिट्स होटल होते हैं वो क्या करते हैं? वो खुद तो आते नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने मैनेजर टीम भेजते हैं, मैनेजर टीम को होटल्स को देखते हैं, वो होटल्स को मैनेज करती है पूरा ही पूरा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या-क्या आता है और कौन-कौन से इसमें फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ जाता है, और उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आ जाता है। ये 2 बार हो गया इसमें। ठीक है? तो फैक्टर देख लेते हैं कि फैक्टर जो होते हैं आउटसाइड कंट्रोल द बिजनेस दैट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल ऑपरेशंस। कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आउटसाइड होते हैं किसके? बिजनेस के, जो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें हो जाएगा पहला
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल्स, एक्सचेंज रेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किसी प्रदेश की जीडीपी कितनी है उसके बेस पर अपन प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि अपने पास वो इतनी कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन बच पाएगा नहीं बच पाएगा, कि सामने वाले की जीडीपी को अपने वो करता है कि सामने वाले इन्फ्लेशन कितना है, सामने वाले कंट्रीज में उसकी इनकम का लेवल कितना है, वहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, कि अगर अपन वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से एक्सचेंज कराएंगे तो हमें लॉस तो नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसे एरिएगा, इस तरीके से। जैसे कंपनीज हेजिटेट टू एंटर वेनेजुएला ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला क्या है, एक कंट्री है, यहाँ पे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। तो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है तो वहाँ पे क्या होती है, कंपनी ज्यादा से ज्यादा कम से कम जाने की ट्राई करती हैं। पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ड्यू टू यूएस सैंक्शन, मैनी कंपनीज अवॉइड डूइंग बिजनेस इन ईरान। ईरान और यूएस की जैसे वॉर चलती रहती है, उसमें उनके बीच में टेंशन बढ़ते चलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बहुत सी कंपनीज है वो ईरान में बिजनेस करने से पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत से सैंक्शन लगा रखे हैं। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, रीजन, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, वैल्यूज, कस्टमर बिहेवियर। अब इसका एग्जांपल जब लाइव अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका तो दूसरा एग्जांपल नहीं रखा है। चलिए मान के चलो इंडिया है, ठीक है। इंडिया में हर तरीके का मौसम होता है, ठीक है। अब इंडिया में अगर कोई समर का मौसम चल रहा है इस टाइम पर, और कोई विंटर क्लोथ बनाने की कंपनी है, ठीक है, वो आकर के इस मौसम में कपड़े बेचे तो बिक पाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ का इस टाइम पे वेदर एक्यूरेट नहीं है। तो वही चीज वो कहना चाह रहा है कि इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि IKEA had to modify product size and manufacturing in Japan due to small homes। ये जो IKEA एक शायद स्मॉल होम्स बनाने की कंपनी है, इसने अपने प्रोडक्ट साइज को और मार्केटिंग को जापान में चेंज किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जापान में छोटे छोटे होम होते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एक्सेस टू मॉडर्न टेक, इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड इनोवेशन लेवल्स, कि किसी भी देश में उसकी टेक कैसा है, मॉडर्न है नहीं है, वह ट्रेडिशनल मेथड पे तो काम नहीं किया जा रहा, इंटरनेट पेनिट्रेशन कैसा है, कि इंटरनेट कैसा है, वहाँ पे इनोवेशन लेवल किस तरीके का है। जैसे इन अफ्रीका, मोबाइल विथ फाइनेंशियल सर्विस लाइक एम परसेंट ग्रो ड्यू टू लैक ऑफ बैंक। और जो अफ्रीका है वहां पे शायद से बैंक नहीं है। अब जब बैंक नहीं है वहां पे, तो क्या हुआ, जो एम पैसे कंपनी है, ठीक है, इसने क्या किया, वहां पे अपना ब्रांच ओपन किया, अपना हेड ऑफिस ओपन किया और वहां पे चला, तो इस टाइम उसके पास बहुत अच्छा बेस है, मतलब मोबाइल बैंकिंग के सर्विसेज दे रहा है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब जब अपन इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं तो अपने को पता है कि वहाँ पे बहुत से कॉम्पिटिटर हो सकते हैं अपने। अब उन कॉम्पिटिटर से मीट करने के लिए अपने पे प्रॉपर रिसोर्सेज हैं या नहीं है, अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अपन उस चीज को देखते हैं कि एंट्रीज ऑफ चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर सैमसंग इन इंडिया। जैसे अपन अगर पहले के टाइम पे बात करें, पहले के टाइम पे अपने पास कौन कौन से फोन हुआ करते थे, नोकिया का हुआ करता था, मोटोरोला का हुआ करता था, सैमसंग हुआ करता था और सोनी हुआ करता था, ठीक है। मतलब मोस्टली कह रहे चार कंपनीज के फोन होते थे, ब्लैकबेरी और आता था। बट आज के टाइम पे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, MI हो गया, रेडमी हो गया, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज है, चाइनीज कंपनी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सैमसंग का मार्केट तो खराब हो चुका है वहाँ पे। उसके बाद आता है द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं अपने, जो आपने ऊपर भी देखा था, जीडीपी ग्रोथ हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कंज्यूमर इनकम हो गया। एग्जाम्पल क्या रहता है इसका, कि इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अट्रैक्ट्स कंपनीज लाइक एप्पल एंड गूगल। जो इंडिया मेक इन इंडिया जो इस टाइम पे गवर्नमेंट का स्कीम चलता है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर कर रही है। अब ज्यादा प्रेफर कर रही है तो लोग मेक इन इंडिया बना रहे हैं, बट साथ के साथ वो क्या, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अपने अपने कंट्री में अट्रैक्ट कर रही है, जिससे क्या होता है कि एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज में यहाँ पे कदम रखा है अपना। दूसरा होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, लीगल एनवायरनमेंट, मिलिट्री, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, करेक्शन एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, इसके बेसिस पे भी है ना इंटरनेशनल बिजनेस इफेक्ट करता है। कि क्या होता है, जैसे कि अगर मान के चलो किसी का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में सत्ता चेंज होती रहती है, लीगल एनवायरनमेंट की यहाँ पे लीगली बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी दूर भागती है। जैसे Brexit created political and economic uncertainty for business operating in the UK। तो ब्रेक्सिट एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की, उसने क्या करा है कि अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से, और यूके में बिजनेस ऑपरेट करना उसके लिए कंफर्म नहीं है, अनसर्टेन हो गया उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन, ह्यूमन कल्चर एनवायरनमेंट।
कि कल्चर अफेक्ट्स हाउ पीपल कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड मेक बाइंग डिसीजन। मेजर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? तो मतलब कि जो होता है, जो कल्चरल एक्टिविटी, जो कल्चरल इफेक्ट होते हैं, वो किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेशन में, नेगोशिएशन में और बाइंग डिसीजन में इफेक्ट करते हैं। कि अगर आप इंटरनेशनल जाते हैं तो वहाँ पर अपने को सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अपना वहाँ पे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे फर्क पड़ सकता है। जैसे अपन यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, अपन इंडिया में अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि इस टाइम पे अपन को चलते हैं एमपी साइड में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, मुंबई हो गया वहां पर, और जैसे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इन जगह पे केवल लैंग्वेज डिबेट चल रही है कि हमारे उनकी स्टेट की लैंग्वेज बोली जाए इस तरीके से। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अराइज ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल। जैसे पेप्सी स्लोगन कम अलाइव वाज मिस इंटरप्रेटेड इन चाइना, कि पेप्सीज का स्लोगन था कम अलाइव, ये चाइना मिस इंटरप्रेट कर दिया तो उन्होंने वो चेंज कर दिया रहेगा। उसकी वजह से रिलीजन एंड एथिक्स, कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन अफेक्ट प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी। जैसे कि सेलिंग बीफ बेस्ड प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मैनी इंडियन स्टेट्स। कि जो बीफ होती है, अब बीफ जैसा तुम्हें पता है, सब पता है कि गाय को माता के तरफ पूजा करता है, तो उसका जो मांस होता है, जो उसको बहुत से इंडियन सिटीज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट होता है, जबकि हाँ ये चीज और कि जबकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है इंडिया बीफ के मामले में देश में, शायद रैंकिंग टू थर्ड पे है, वो चीज है। नेक्स्ट होता है एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। परसेप्शन ऑफ टाइम, रिस्क, फैमिली, अथॉरिटी एंड जेंडर रोल्स वेरीज ग्लोबली। कि परसेप्ट टाइम का परसेप्शन हो जाता है, रिस्क कितनी है, फैमिली किस कैसी कैसी है, अथॉरिटीज कौन कौन है वहाँ पे, और जेंडर किस तरीके से होता है, इसका भी इंटरनेशनल बेसिस से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि इन जापान बिजनेस हियरार्की इज वेरी फॉर्मल, जबकि इन यूएस इट इज मोर रिलैक्स। कि क्या है कि जो जापान में बिजनेस खोलना थोड़ा फॉर्मल है, हर चीज ऑफिशियल तरीके से की जाती है, जबकि यूएस में क्या है, रिलैक्स है, आप बिजनेस आपके करो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है Hofstede's cultural dimension include power distance, individualism versus collectivism, masculinity versus feminism, etc. ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, अपनी चीजों को अपनी जो ह्यूमन टच एनवायरनमेंट है, इसकी वजह से भी अपना इंटरनेशनल बिजनेस इफेक्ट करता है। ठीक है। अपन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स। कि ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस पैटर्न्स, इन्फ्लुएंस किसका, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स का। अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एडवांटेज रहती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेवल हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स हो जाती है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, और गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज। कंट्रीज एक्सपोर्ट व्हाट दे प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली एंड इंपोर्ट व्हाट दे डोंट। जो कंट्रीज क्या एक्सपोर्ट करती है कि जो और लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इंपोर्ट क्या करते हैं जो वो नहीं कर सकते। जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड इंपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सॉफ्टवेयर बनना तो हर कोई बना सकता है आज के टाइम में, ऐसे भी नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी आजकल खूब ग्लोबली भरी पड़ी है, तो वो क्या इंडिया क्या करता है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अपने यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, इसकी जो अपना जो बेस है वो उस तरीके का नहीं बना रखा कि अपन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को मैन्युफैक्चर कर सकें, इसलिए वो उसको इंपोर्ट करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेबर, कंपनीज इन्वेस्ट वेयर प्रोडक्शन इज cheaper। कि कंपनीज कंपनीज कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, जहाँ पे उसका प्रोडक्ट सस्ता होता है। जैसे कि जो मैनी गवर्नमेंट कंपनीज शिफ्टेड फैक्ट्रीज टू बांग्लादेश फ्रॉम चाइना। कि बांग्लादेश में इस टाइम लेबर बहुत चीप है, क्योंकि अभी अभी उनके वहाँ बीच में टेंशन क्रिएट हुई है, तो बांग्लादेश में भी क्या हुआ कि कंपनीज जो है वो ज्यादा मूव करी गारमेंट्स का, क्योंकि लेबर चीप मिल रही है। नेक्स्ट आता है ट्रेड एग्रीमेंट्स। लोअर ड्यूटीज एंड टैरिफ एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। कि जो अगर लोअर ड्यूटीज है कहीं पे, टैरिफ जो है वो कम है, तो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को वो ज्यादा फायदा करती है, उससे फायदा मिलता है। जैसे कि इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रमोट्स ट्रेड इन गोल्ड एंड पेट्रोलियम। कि इंडिया यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, गोल्ड और जो पेट्रोलियम है उसके बीच में जो ट्रेड है वो काफी इजी हो जाता है और काफी सस्ता हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, रूट्स, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि जो पोर्ट होता है, रोड्स होता है, टेक्नोलॉजी होती है, सप्लाई चेन होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो भी बहुत कहते हैं ना, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। कैसे? कि मान के जैसे इंडिया की कंडीशन इस टाइम पे सारे रोड खराब है, अगर आप कोई कंपनी जो है वो अपना मार्केट में अगर मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, और अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो रोड की कंडीशन देख तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, जिससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस तरीके से सिंगापुर इज अ एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेक इट इज अ ट्रेड हब। जो सिंगापुर है, लिटरली उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनी वहां पर उसने को कितना फ्यूचर में जी रहा है, ऐसा कहता है वो फ्यूचरिस्टिक हो चुका है पूरा एक पूरा।
नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक, सब्सिडीज एंड रिलैक्स रूल अट्रैक्ट एफडीआई। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अगर टैक्स में छूट दी जाए, उनको अगर सब्सिडी दी जा रही है, उनको रिलैक्स किया जाता है रूल्स के में, तो एफडीआई जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑफर बेनिफिट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री। जैसे गुजरात है, ठीक है, गुजरात में क्या है, गुजरात में है एसईसी बना रखा है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि वहां पे जो भी बिजनेस करेगा, जो भी ट्रेड करेगा, उसको अलग से इसको बेनिफिट दिया जाएगा, इस तरीके से। फिर वो कह रहा है रिसेंट वर्ल्ड ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड, कि उसमें क्या क्या आएगा, कि रिसेंट में वर्ल्ड ट्रेड कौन कौन से होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे पहले चलता है डिजिटल डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज एंड रिमोट वर्क। जैसा अपन देख सकते हैं इसमें गूगल वन है, गूगल वन ने अपना सब्सक्रिप्शन दे रखा है, 1 साल के लिए फ्री सा दे रखा है, उसके बाद 1900 रुपीज में है, ठीक है। रिमोट वर्क हो रहा है कि अपन डब्ल्यू एफ एच कर सकते हैं किसी भी कंपनी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के डिलॉयट है, अगर अपने वहां पे अगर वहां पे आपका सिलेक्शन रहता है, वहां पे डब्ल्यू एफ एच भी कर सकते हो। ई कॉमर्स राइज बढ़ गया, जैसे ई भी हो गया, ठीक है। और फॉरेन का कौन कौन सा हो गया जैसे आपको पता होगा, बहुत सी साइट से जो ई कॉमर्स है, जैसे शॉपिफाई हो गया, अमेजन ग्रोइंग इन इंडिया, अमेजन बाहर की कंपनी है लेकिन इस टाइम पे इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इंडिया चाइना न प्लस वन स्ट्रेटेजीज, की कंपनीज डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन अवे फ्रॉम और ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कि अगर मान के चले घर में 4 पर्सन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर जो फोर्थ है, ये अगर अपन इसको मान के चलते हैं, जो घर का मेन मेंबर है, ठीक है, और ये किसी एक पर्सन पे डिपेंड हो जाए, इनकी ओल्ड एज हो गई या फिर कुछ भी हो गया और एक के ऊपर डिपेंडेंस हो गया, तो सारे सारे बोझ इनके ऊपर हो जाएगा, और अगर इनके कभी कुछ हो तो ये उनको दिक्कत करेगा। या फिर दूसरे एग्जांपल समझ सकते हैं अपन इस चीज को, सिंपली, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कि चाइना में क्या है, सबने चाइना में क्योंकि लेबर चीप थी और है ना, उसमें बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वो नई नई तरीके से थी, जो नई नई तरीके से थी, तो क्या हुआ, लोगों जो इतनी कंपनी थी वो चाइना में शिफ्ट हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, ठीक है। अब जब वहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट है, तो क्या हुआ, चाइना के ऊपर बहुत सी डिपेंडेंसी हो गई। अब चाइना लगातार अपनी चीजों की वजह से बहुत फेमस रहा है, कि उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट की, जैसे कोरोना टाइम आएगा, इस वजह से क्या हुआ, लोगों जो जो कंपनीज है उन्होंने ओवर डिपेंडेंस कम करा चाइना से ऊपर, और वो वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे क्या कह रहा है, कि सैमसंग इन्वेस्टिंग इन वियतनाम एंड चाइना, ये जो सैमसंग है वो जो पहले चाइना में इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो वियतनाम और इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल सेक्टर्स, कि लाइक जैसे आपको पता है इस टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा एक अलग लेवल पे बढ़े जा रहा है। अब जब पॉल्यूशन एक अलग लेवल पे बढ़ा जा रहा है, तो लोग किसके ऊपर जा रहे हैं, इको फ्रेंडली इसके ऊपर जा रहे हैं, नेचर के ऊपर। तो जैसे टेस्ला का इन्वेस्टमेंट सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, ई व्हीकल्स आ रहे हैं, ईवीज आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सोलर पैनल्स आ रहे हैं, इस तरीके से है ना चीजों को रिन्यूएबल सेक्टर्स की तरफ ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग मार्केट, कि मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है अभी, ठीक कह रहा है। राइजिंग मिडिल क्लास एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट एफडीआई। जो एफडीआईज होती हैं वो कैसे अट्रैक्ट होती हैं, कि जो अगर अपन मिडिल क्लास को राइज कर रहे हैं और है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अच्छा कर रहे हैं, उस तरीके से क्यों, अब क्योंकि अब जो एक रिच है वो तो हमेशा रिच ही रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर जो मिडिल क्लास पर्सन है, अगर वो रिच होगा तो उससे जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो एफडीआई को अट्रैक्ट करती है। जैसे गूगल 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जब गूगल ने 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के ऊपर, अगर उसने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है, वो कुछ भी किया, तो उससे क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो अपने मिडिल क्लास ऑटोमेटिक राइज हो जाएगा, इस तरीके से। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टैरिफ्स, यूएस चाइना ट्रेड वार डिस्टर्ब टेक एंड मैन्युफैक्चर सप्लाई चेन। जो यूएस चाइना ट्रेड वार हो रहे हैं इस टाइम पे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक और मैन्युफैक्चर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, क्यों, क्योंकि यूएस अपने एक तो बोलते हैं मैन्युफैक्चर में अच्छा है, जबकि चाइना मैन्युफैक्चर ट्रेड दोनों में टेक में भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, तो उन दोनों एक दूसरे पर सैंक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है लास्टिंग आ जाती है, कोविड-19 इम्पैक्ट, कि शिफ्ट टुवर्ड्स लोकल सोर्सिंग, डिजिटल सेल्स एंड हेल्थ टेक। कि शिफ्ट करते किसी पे लोकल सोर्सिंग से डिजिटल के ऊपर आ गए, कि जैसे अपना पहले टीचिंग चलती थी, जो फेस टू फेस चलती थी, क्लासरूम में चलती थी, अब वो ऑनलाइन डिजिटल मोड पे चली गई, कब से, जब से कोरोना आया, तो इस तरीके से। कि कंपनीज नाउ इन्वेस्ट मोर इन ऑटोमेशन एंड लेस इन लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज, कि जो कंपनीज होती है उनको समझ में आ गया कि लेबर के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा अच्छा है ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिक सेक्टर होता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा बट उनकी कॉस्ट बचेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा लेकिन उनकी क्या रहेगा, टाइम बचेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस तरीके को ज्यादा इफेक्टिव क्वालिटी देखने को मिलेगी।
तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी, टॉपिक समझ में आएंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।